जय हिंद। आज का जो विषय है बड़ा ही गंभीर है, साथ ही साथ बड़ा ही संवेदनशील है। कान खोल के ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग YouTube चैनल्स को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोग तुरंत चैनल को छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि चैनल रॉयल सोल्जर ऑन YouTube ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का है, ना ही किसी धर्म का। ये इंसानियत का और इस देश का। अगर सच्चे देशवासी हो, देश की एकता, अखंडता और उन्नति चाहते हो तो इस वीडियो को देखिएगा, वरना बेनिकल लीजिएगा। आज का जो वीडियो बड़ा एक्सक्लूसिव है, पूरे इंटरनेट पे या फिर पूरे किसी भी मीडिया हाउस में आपको ये नहीं दिखाया जाएगा, ना बताया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कानपुर के विकास दुबे की। एक बदमाश जिसने भी कल ही हमारे 8 यूपी पुलिस के भाइयों को मौत के घाट उतारा एक दबिश के दौरान। आज उसे घर को पूरा डिमोलिश कर दिया गया है, उसकी सारी लग्जरी गाड़ियों को तोड़ दिया गया है, उसको उसकी औकात बता दी गई है कि तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। अब करते हैं बात डिटेल में। 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर के पास बिल्हौर के सीओ देवेंद्र के नेतृत्व में पुलिस ने जो है बेकरू गांव में एक दबिश डाली, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस की 6 गाड़ियां गई थी, साथ ही साथ 25 से 30 पुलिस अधिकारी व जवान थे। 8 पुलिस वाले बदमाशों के हाथों मारे गए। उसके पीछे क्या कारण है डिटेल में बताता हूँ। अभी वीडियो को डिटेल में सुनने से पहले जानना बहुत जरूरी कि विकास दुबे कौन है। 1990 के दशक में विकास दुबे ने अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया। बीएसपी के कुछ नेताओं से इसकी घनिष्ठ यारी थी, दोस्ती थी, जो उस पार्टी के नेता खुद कई बार इसको इंट्रोड्यूस भी कर चुके हैं सूत्रों के हिसाब से। अब बात करते हैं ईयर वाइज। 2000 ताराचंद इंटर कॉलेज, इसके जो प्रिंसिपल थे और असिस्टेंट मैनेजर थे सिद्धेश्वर पांडे, उनकी मौत की कॉन्स्पिरेसी के पीछे भी विकास दुबे का हाथ बताया जा रहा है। अब बात करते हैं 2001 की। बीजेपी के राज्य मंत्री संतोष शुक्ला, जो कि इसके अगेंस्ट किसी की सपोर्ट में पुलिस स्टेशन आए थे, क्योंकि पुलिस उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रेशर में थी और इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं ली जा रही थी। संतोष शुक्ला पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस व्यक्ति की सपोर्ट में पुलिस को बोला कि आप इसकी कंप्लेंट लॉन्च कीजिए विकास दुबे के खिलाफ। तभी विकास दुबे और उसके गुर्गे वहां पे पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन में। सोचिए, पुलिस स्टेशन में सरेआम, जहां पे पुलिस पूरी तैनात थी, पुलिस के सामने संतोष शुक्ला जो कि बीजेपी लीडर थे, उनको गोलियों से छन्नी कर दिया जाता है, वहीं पे उनको मार दिया जाता है। और इससे भी बड़ी खौफनाक और सोचने वाली बात यह है कि वो कुछ साल के बाद बाइज्जत बरी हो जाता है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल सच है। पॉलिटिकल फैक्टर्स के साथ साथ पुलिस की भी लापरवाही यहाँ पे दिखाई देती है। पुलिस एक्चुअल में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्थापित की गई है, लेकिन पुलिस ऐसे मुजरिमों से, अपराधियों से, राजनेताओं से इतना डरती है कि उनके कहने पे ही अपना काम करती है। तो इस पुलिस ने अपनी खाकी वर्दी के साथ इतनी वफादारी दिखाई कि बजाय क्रिमिनल्स को जेल पहुंचाने, सलाखों के पीछे पहुंचाने के, चार्जशीट ही बहुत कमजोर बनाई। कोई गवाह नहीं आया, पुलिस गवाही देने से मुकर गई कि इनको खौफ था विकास दुबे की बदमाशी का और राजनेताओं का, जिन्होंने बोला था अगर गवाही दी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके के हालात में पुलिस ने चार्जशीट मजबूत दाखिल नहीं करी और सत्यमेव जयते में विश्वास रखने वाले कानून की धज्जियां उड़ा दी गई और वो बाइज्जत बरी हो गया। ये आरोप लगाए संतोष शुक्ला के छोटे भाई मनोज शुक्ला ने, जिन्होंने कहा है कि पुलिस टीम पे हमला कहीं ना कहीं पुलिस की ही पुरानी लापरवाही का नतीजा है। अगर उस समय पे पुलिस ने स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल करके इसको जेल के पीछे पहुंचा दिया होता तो आज ये खुलेआम ये हरकतें नहीं कर रहा होता। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह कि उस समय की मौजूदा सरकार ने इसके खिलाफ अपर केस में, हाई कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं करा। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी साठगांठ थी। ऐसे अपराधियों को सरेआम राजनीतिक पार्टियों का और पुलिस का संरक्षण मिला होता है, तभी ये लोग खुलेआम इस टाइप के अत्याचार कर रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। एक आम नागरिक जो पुलिस के पास अपनी फरियाद लेके, कंप्लेंट लेके जाता है तो उसको सुना नहीं जाता। अगर पुलिस से ठान ले कि ना तो किसी नेता की सुनेगी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सुनेगी, अपनी वर्दी का फर्ज कर्तव्य निष्ठा के साथ तन मन धन से निभाएगी, तो किसी माई के लाल में, बड़े से बड़े गुनहगार में, अपराधी में हिम्मत नहीं कि पुलिस के खिलाफ आंख उठा जाए और इतनी बड़ी हिम्मत कर जाए पुलिस के ऊपर हाथ उठाने की, उनको जान से मारने की। और ये बात हर एक वर्दी वाले को गंभीरता से समझनी पड़ेगी। और इससे भी हटके दुखद बात तो ये हमारे देश की राजनीति की कि विकास दुबे जब जेल में बंद था तो जेल से बैठे बैठे ही चुनाव जीत गया। हैरानी हुई ना जान के, मुझे भी बहुत हुई थी। शिवराजपुर से नगर पंचायत के चुनाव इन्होंने जीत लिया था, क्योंकि मौजूदा पार्टीज, राजनीतिक दल और उनके सपोर्टर्स पूरी तरह से सपोर्ट में थे एक अपराधी को जिताने के लिए। 2002 तक आते आते मायावती सरकार के समय की बात है, जो कि न्यूज़पेपर्स में दिया गया है और कई ऑनलाइन आर्टिकल्स में इसका जिक्र किया गया है। विकास दुबे का कजन ब्रदर था अनुराग, जिसको जेल में रहते ही उसने मरवाने की साजिश रची, जैसा कि खुद अनुराग की वाइफ ने जिक्र किया है।
इसके अलावा विकास दुबे ने एक बिजनेसमैन जो कि टीवी केबल का काम किया करता था, दिनेश दुबे, 2004 में उसकी मौत की कंस्पिरेसी भी इसी के नाम है। जैसा कि सूत्रों और अखबारों के हवाले से खबरें आ रही कि बीएसपी के शासनकाल के बाद आसपास से 2002 से इतना सक्रिय हो चुका था ये केस ने बिलहरम, शिवराजपुर, चौबेपुर, रानी एरिया जो कि कानपुर में आता है, इस पूरे इलाके में इसने अनगिनत प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली थी। साथ ही साथ लूट मार, डकैती, किडनैपिंग, रॉबरी, अपहरण, लूटना, ज़मीन पे खनन, वसूली, मर्डर, अटैम्प्ट टू मर्डर, अनेकों आपराधिक धाराएं, एफआईआर की कॉपीज़ आपके लिए मैंने इकट्ठी की, आप देख सकते हैं। और ये सारी कार्रवाई इसने जो है पुराने समय में की है, आज से कई साल पहले। अब बात करते हैं 2002 की। 2002 में जेल के अंदर बंद था, पर लेकिन जेल में बैठे बैठे इसने एक व्यक्ति लल्लन वाजपेयी पे जानलेवा हमला करवाया। इनफैक्ट इसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन लल्लन वाजपेयी उस हादसे में उस दौरान गोली लगने के बाद भी बच गए, लेकिन उसकी फैमिली के बाकी 3 लोग वहीं पे मर गए, जिसके खिलाफ इसने ठीक हो गई। जब पुलिस कंप्लेंट करी तब भी पुलिस ने इसका नाम उस चार्जशीट में नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ उन 7 लोगों को जेल भेजा जो मेन अपराध में शामिल थे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी किसने रची थी, किसके इशारे पे मर्डर किया गया था, मेन गुनहगार को पुलिस ने तब भी छोड़ दिया। तो ये थी हिस्ट्री पूरी विकास दुबे की, जो आपको मैंने बताया। मैं बताता हूँ कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या। पुलिस जब गई तो इस छोटी सी ड्राइंग के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब पुलिस की तकरीबन 6 जीप, जिसमें कि 25 स्कॉप्स थे, कानपुर के पास बिल्हौर के सीओ देवेंद्र के नेतृत्व में जो है ये बिकरू गांव की तरफ जब बढ़े, तो रास्ते के बीचों बीच जेसीबी खड़ी कर दी, जैसे आप देख पा रहे हो अभी। जेसीबी खड़ी होने से रास्ता रुक गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट की कि भैया जो भी हो तुम बाहर निकल जाओ, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। पुलिस ने बाहर निकाल के, यहाँ पे आप देख सकते हो वाला जो ग्रुप है, पुलिस बाहर निकली थी जीप से कि ताबड़तोड़ हाइट पे, जैसा बताया गया ना, ये हाइट थी इनके, जो घर था पूरा हाइट पे बनाया हुआ था, 10-12 फुट की बाउंड्री थी, उसके ऊपर इन्होंने छोटे छोटे स्पेस बना रखे थे। इस तरीके से हथियारों के साथ ये लैस ऊपर लोग खड़े हुए, आप देख पा रहे हो। ये आर्ट मैंने बना रखी है, गंदी सी ड्राइंग है, और समझाने के लिए हो आपकी समझ आएगा। तो जब ऊपर बैठे तो ताबड़तोड़ हवा में खुले में ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। एक एक करते 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 जो है खुले में बेवजह बेचारे पुलिस वाले 8 वहीं के वहीं ढेर हो गए, जो पूरी टीम आगे लीड कर रही थी। तो इससे क्या पता चलता है कि हाइट का एडवांटेज उठाया, जिस तरीके से कारगिल युद्ध में दुश्मन ने हाइट से, क्योंकि हाइट का फायदा क्या होता है, हाइट पे चढ़ने के बाद सब चीज़ क्लियर दिखाई देती है। एम्बुश जानते हो ना, हाथ लगा के बैठना। उनको पता था, किसी ने मुखबरी कर दी थी कि पुलिस आने वाली, तभी यहाँ पे जेसीबी से रास्ता रोक दिया गया मेन, और ऊपर से जाके फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो कहाँ बचते। और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा जो सूत्रों से पता चली और आज के न्यूज़पेपर्स में भी उसको हाईलाइट करके बताया गया है। जब पुलिस वाले वहाँ पे फायरिंग करके घायल हो चुके थे, तो उनको पूरा अंदाज़ा हुआ कि हमने सबको जो है मार दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ से भाग गए थे, पुलिस वाले भी। तो ये लोग जब वहाँ पे गिर गए तो नीचे उतर के आए फटाफट गेट के बाहर। सारे आतंकी जितने भी थे, टेररिस्ट, ये जो क्रिमिनल्स थे, ये नीचे आए। उसके बाद इन्होंने पकड़ के जो है पुलिस वालों के सर में गोली मारी, सर के पार हो गई। एक के तो 5 गोलियां शरीर के आर पार मिली हैं। एक के पैरों में इतने हाईटेक वेपन से बस्ट फायर किया कि पैर के चिथड़े उड़ गए, पैर ही अलग हो गया। तो इस बर्बरता के साथ इन्होंने जो है पुलिस को वहाँ पे मारा है। और मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बरतनी चाहिए ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ने की और उनको इनके सही अंजाम तक पहुँचाने की। देखिए, बैठे बैठे कमी निकाल देना बहुत आसान होता है, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म से एसोसिएट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो ट्रेनिंग में मैं जानता हूँ, मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एसओपी के साथ दिया जाता है, हमेशा पहले इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो दुश्मन है वो संख्या में कितने, कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम ऐसे जाएंगे तो वो क्या कर सकता है। हमेशा जहाँ उसकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ पे हमारी सोच शुरू होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस केस में प्लानिंग में कमी रही, प्रिपरेशन में कमी रही, जिसमें कि प्रॉपर घेराबंदी नहीं करी गई, प्रॉपर तादाद में जो पुलिस फोर्स होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कहीं ना कहीं गाइस, पुलिस की ट्रेनिंग में भी खामियां हैं। आपने अक्सर देखा है कि पुलिस के हथियार ही बीच में चलते चलते बंद हो जाते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे मजाकिया वीडियोस देखे हैं पुलिस के कि पुलिस मुंह से आवाज़ें निकाल रही है ठाएं ठाएं की दुश्मन को भगाने के लिए। इसका बहुत खिल्ली और मजाक भी उड़ाया मीडिया में। पुलिस के वेपन्स भी आउटडेटेड हैं, जो कि कॉम्पीट नहीं कर पाते ऐसे अपराधियों के हथियारों के साथ। पुलिस के रिफ्रेशर कोर्सेज में कमी होती है, पुलिस की फिटनेस पे ध्यान कम दिया जाता है। एक बार ट्रेनिंग स्कूल से पास आउट हुए तो बस ज़िंदगी भर थाने में ड्यूटी करते हैं, बाहर फील्ड में नौकरी करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम उनको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, एनकाउंटर के टाइम पे जो गेयर्स होने चाहिए, हेड गेयर्स, बॉडी गेयर्स, कहीं ना कहीं वो नहीं होते, उनकी कमियां होती हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट, सिस्टम या पुलिस? कमेंट करके बताइएगा।
स्पेशल एनकाउंटर्स या स्पेशल ऑपरेशंस कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जहाँ पे एक सिपाही का या ऑफिसर का मेंटली फिजिकली स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पुलिस में इतने वर्किंग आवर्स होते हैं, लगातार इतनी ड्यूटीज़ होती हैं कि बॉडी फटीक में अगर आप एनकाउंटर के पर्पज़ से जाओगे दबिश करने तो चांसेस हैं कि फटीक की वजह से बॉडी और दिमाग काम नहीं करेगा, एक्सपीरियंस यदि कम रहेगा उस फील्ड का, तो ऐसे हादसे होने की संभावनाएँ थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं। सिस्टम में सुधार को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे पुलिस को क्रिमिनल से निपटने की टैक्टिक्स के बारे में, अब तक जो हादसे घटे हैं उनको सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर हो जो पूरे देश में अपने एक्सपीरियंस शेयर करे कि ऐसी सिचुएशन में हमने ऐसा किया था, क्रिमिनल ने ऐसा किया था। जब एक सेंट्रलाइज एक ऐसा कोई ट्रेनिंग सिस्टम होगा तो मुझे लगता है कि तजुर्बे से भी पुलिस को बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिसकी कहीं ना कहीं मुझे कमी दिखाई दे रही है। एनकाउंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई पुलिस टीम, मैं स्पेशली अपने पुलिस वाले भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, जब भी एनकाउंटर के लिए कोई स्पेशल टीम जाती है तो पहले टीम में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें इशारों से सिग्नल देना, कहाँ पे किसको जाना है, फैल के आगे बैठना है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन लेफ्ट राइट को संभालेगा, स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर स्किल्स के साथ, प्रॉपर वेपन्स के साथ आगे बढ़े जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब चीज़ों की कमी इस केस की मैं बात नहीं कर रहा, जनरली कई बार रह जाती है, तो इन पे भी स्टेट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के पास कोई ऐसा एक कंपैटिबल या फिर एक पोर्टेबल डिवाइस हो जिस पे कि वो अपराधी के हाथों पे लगाए, ये फिंगर चेक करे तो उसको पता चल जाए कि कौन क्रिमिनल है। मैं इस केस की बात नहीं कर रही, जनरल कर रहा हूँ। इतने लोग पैरोल पे या फिर बाहर छूट के आते हैं लेकिन फिर भी क्राइम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे अपराधी जो क्राइम करने के चक्कर में जेल गए थे वो सारे अपराधियों के। बाहर भी सुधार गृह से आके लोग सही हो जाते हैं और पहले से भी ज़्यादा अच्छे इंसान बन जाते हैं। लेकिन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रेगुलरली क्राइम करने में ही बिलीव रखते हैं, ऐसों पे लगाम लगाने के लिए सिस्टम के पास, कोई पुलिस के पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको कोई ईजीली एक्सेस करके बायोमेट्रिक्स की हेल्प से तुरंत पता लगा लें कि ये बंदा कौन है, इसका रिकॉर्ड क्या है, जिस पे मुझे लगता है कि स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा जहर घोलने वाले कुछ मीडिया हाउस और कुछ राजनेता हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं किस तरीके से BBC न्यूज़ हिंदी ने ये लिखा है, अपने एक पोस्टर बनाया जिसमें सरासर इन शहीदों को अपमान किया है। लिखा है, कानपुर अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। उसके बाद नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक पे पुलिस बोल रही है लाउड स्पीकर पे, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उसके बाद ये जो आतंकी लोग हैं इनका क्या जवाब आ रहा है दूसरी तरफ से, सेम टू यू। मतलब आप खुद समझिए कितना स्तर गिर चुका है यार इन मीडिया वाले लोगों को। इनको थोड़ी बहुत शर्म नाम की चीज़ बाकी नहीं है। और उससे बड़ी शर्म की बात ये कि खुद ऐसे लोगों के जो पोस्ट हैं राजनीति में बैठे लोग शेयर कर रहे हैं। देखिएगा ज़रा भी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इस पोस्टर को बना के, जो बड़ी शर्म की बात है। उसके बाद पुलिस के एक अधिकारी ने, जो एक सचिन कौशिक और एक IPS हैं, RS हैं, उन्होंने इसको रीट्वीट करके इसकी निंदा की है। तो मैं अपने सभी 8 भारत माता के वीर शूरवीरों पुलिस वाले भाइयों को श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख से निपटने की शक्ति दें। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सब लोग अपनी गंदी राजनीति छोड़ेंगे और पुलिस वाले इस दृढ़ निश्चय को बांध लेंगे अपनी ज़िंदगी से, ना तो किसी नेता की मानेंगे, ना किसी अभिनेता की, ना किसी और पैसे वाले की। कर्तव्य निष्ठा से अपना काम करे जाएंगे और पुलिस का नाम रोशन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आप देख रहे हैं। आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन YouTube, जो कि हमेशा सच्ची और डिटेल्ड खबर दिखाता है। दोस्तों के साथ इस सच्चाई को शेयर करें और पुलिस को भी एजुकेट करें। पुलिस वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करके, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।